तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का 2010 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स के बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया लग जाएगा और इससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2010 का क्वेश्चन पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है हैज द रेशनल नंबर 441/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया गया है और हमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक नंबर दिया गया है 441/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। हमारे पास ये नंबर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके, तो कर लेते हैं 441 हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर को 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर को 7 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसे हम कट कर लेंगे, 7 से इसे कट कर लेंगे, कितनी टाइम्स हो जाएगा 7 से 42, 7 3 21। ओके, 7 का 35, 7 से 42, 7 से 49, 7 जा 56, 7 9 जा 63। क्लियर बच्चों, तो कितना आ गया हमारा, मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, कितना आ गया 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया। क्लियर है, तो अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट रूल चेक करना है। उससे पहले मैं आपको बच्चों बता देता हूं कि मैंने क्लास के टाइम पहले ही बता रखा है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कब शो करता है। तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तब शो करता है जब वो इन दो रूल्स को फॉलो करे, जिसमें से पहला हमारा रूल है कि जो हमारे पी और क्यू होते हैं रेशनल नंबर में, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों ही क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई भी रेशनल नंबर ये दोनों रूल्स को फॉलो करता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, और अगर इन दोनों में से किसी भी एक रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। क्लियर बच्चों, तो सिंपली हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या इन दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाला रूल चेक करेंगे, क्या यहाँ पे p और q जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये भी मैंने पहली क्लास में बता रखा है कि कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर केवल एक होते हैं और वो भी 1। कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल एक हो और वो भी कौन हो, 1 हो। क्लियर बच्चों, तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर केवल एक हो और वो भी 1 हो, वो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। तो सिंपली हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो हमारा ऊपर 9 है और नीचे 2 2 5 5 है, क्या इनके फैक्टर 1 के अलावा कोई और है। सिंपली देख लेते हैं, तो क्या 9 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 9 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या इन दोनों के फैक्टर, क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों के फैक्टर 1 है, इन दोनों के फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, इन दोनों के फैक्टर केवल 1 है। हाँ, तो ये पहला रूल फॉलो करना है। ओके, अब हम चेक करेंगे सेकंड रूल, क्या जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। तो चेक करते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। चेक करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था हम वैसे ही लिख देते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 लिख दिया, जैसे हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। क्लियर है, अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा q है, q मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया है। हाँ बिल्कुल आ गया। तो क्या ये दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, तो सिंपली आपको ये दो चीजें चेक करनी होगी। कोई भी रेशनल नंबर अगर ये दोनों फॉलो करेगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, और इनमें से अगर एक भी फॉलो नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a polynomial such that alpha plus beta equals to 6 and alpha into beta equals to 4 then write the polynomial। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 4 हो, देन राइट द पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन लिखिए, उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखिए। ओके, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है। ओके, अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा के लिए देखें, किसके लिए देखें, अल्फा प्लस बीटा के लिए देखें, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। क्या हम इस 6 को 6/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम फॉर्मूला देखेंगे। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो उस चैप्टर में सारे फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जो हमारा 6 है, अल्फा प्लस बीटा में जो हमारा 6 है वो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब इसी प्रकार हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा के लिए, अगर अल्फा इंटू बीटा के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 4, क्या इस 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे जो हमारा 4 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इधर कर रहा हूं मैं, अब देखिए पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज पढ़ करनी है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, वैल्यूज पढ़ करनी है। ओके, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ जुड़े हुए नंबर्स होते हैं, वेरिएबल के साथ जुड़े हुए नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, 6 है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 6 है। एक्स का कोफिशिएंट -6 है। क्लियर बच्चों? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट हमारा हो गया, उसके बाद हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, तो देख लीजिए कांस्टेंट टर्म हमारा ये है 4, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 4 है। क्लियर है, सब कुछ मिल गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 6 है, हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो गया, कांस्टेंट टर्म भी हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 1x स्क्वायर ये हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -6x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है बच्चों? और यही हमारा आंसर, बहुत इजी था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज AP स्क्वायर प्लस BP फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम p पदों का योग AP स्क्वायर प्लस BP हो तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ जो AP दिया हुआ है ये AP है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ AP दिया हुआ है ये AP क्या है। तो जो AP का मतलब होता है सिंपल सा, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे ही हम पैरेलल सीरीज भी कहते हैं, इसे ही हम पैरेलल सीरीज भी कहते हैं। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही पैरेलल सीरीज भी कहा जाता है। हिंदी में बताऊं तो समांतर श्रेणी, हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, AP को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और या तो पैरेलल सीरीज, और हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी बच्चों, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रथम p पदों का योग AP स्क्वायर प्लस BP हो तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रथम p पदों का योग मतलब कि फर्स्ट p टर्म्स कौन से होंगे। अगर हम फर्स्ट p टर्म्स की बात करें तो इन द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, अगर हम फर्स्ट p टर्म्स की बात करें तो वो कौन से होंगे, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये सारे होंगे। अगर हम फर्स्ट p टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट p टर्म्स क्या होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 डॉट 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 आगे ऐसे ही चलती चली जाएंगी, फर्स्ट p टर्म्स यही होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स की तो क्या कह रहा है, फाइंड अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स की तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP स्क्वायर प्लस BP। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स दिया हुआ है AP स्क्वायर प्लस BP दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स AP स्क्वायर प्लस BP दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करें तो अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए हम p की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए हम p की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो रखिए अगर p की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही है, a ही आएगा, और प्लस b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही आएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस b। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ सेकंड टर्म। क्या फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ सेकंड टर्म अगर फाइंड करें तो सम ऑफ सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए हमने p की वैल्यू 1 रखी थी, सम ऑफ सेकंड टर्म के लिए हम p की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अगर हम p की वैल्यू 2 रख दें इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, a इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b इंटू 2,
ये होगा। अब इसे हम अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4a प्लस 2b, b का 2 पे करेंगे तो 2b, क्लियर है, इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड टर्म की, ये हमारी सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए देखें, अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए देखें, अगर हम किसके लिए देखें, फर्स्ट टर्म के लिए a1 की वैल्यू देखें, इसकी फर्स्ट टर्म के लिए a1 की वैल्यू देखें तो क्या होगा, तो a1 जो होगा वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बिल्कुल बराबर होगा, मतलब a1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, मतलब किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल होगा। a1 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम a2 की वैल्यू देखें, अगर हम a2 की वैल्यू देखें तो a2 किसके इक्वल होगा, a2 की जब वैल्यू फाइंड करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखने बच्चों, जो हमारा a1 था, a1 किसके इक्वल था, s1 के इक्वल था, s1 मतलब a प्लस b के इक्वल था, क्लियर। लेकिन जो हमारा a2 होगा, जो हमारा a2 आएगा वो a2 क्या आएगा, इन दोनों के डिफरेंस से आएगा, s2 माइनस s1, सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म के डिफरेंस से हम a2 को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम a2 हम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम a2 फाइंड करेंगे तो सेकंड टर्म का हमारा क्या आया था, 4a प्लस 2b माइनस इन ब्रैकेट a प्लस b, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, 4a प्लस 2b माइनस a माइनस b, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा a2 इक्वल्स टू माइनस a माइनस b, 4a माइनस a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 2b माइनस b कितना हो जाएगा b, तो कितना आ गया 3a प्लस b, 3a प्लस b कितना आ जाएगा, 3a प्लस b, a2 हमारा कितना आ गया 3a प्लस b, क्लियर बच्चों, कितना आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे, हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब लेट द कॉमन डिफरेंस डी, अगर हम कॉमन डिफरेंस को डी मान लें, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, अगर हम कॉमन डिफरेंस को क्या माने, डी माने, अगर हम कॉमन डिफरेंस को डी मान लें तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 माइनस a1, क्या हो जाएगी, a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना आया है 3a प्लस b आया है, और a1 हमारा कितना आया था a प्लस b, इसे सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस a और माइनस b, ये हो जाएगा, क्लियर बच्चों। अब देखिए माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 3a में से a चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा 2a, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 2a, और डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन फिगर S and T are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR such that PT equals to 2 cm, TR equals to 4 cm and ST is parallel to QR. So find the ratio of the areas of triangle PST and triangle PQR. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड, जो एस और टी है वो क्या है, पॉइंट्स है, एस और टी क्या है वो पॉइंट्स है, किसके साइड के, पी और क्यू साइड का पॉइंट है और पी और आर साइड के पॉइंट्स है, एस और टी क्या है, पी और क्यू साइड के और पी और आर साइड के पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट चीज ये कह रहा है, फिर सेकंड कह रहा है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, सच दैट इस प्रकार की पी टी, जो पी से टी की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और टी से जो आर की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, और जो एस टी हमारे पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन एस टी है वो क्यू आर की क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ पी एस टी एंड पी क्यू आर, तो हमें रेशियो फाइंड करना है ट्राइंगल के एरिया से, किस ट्राइंगल के एरिया की, ट्राइंगल पी एस टी, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के और ट्राइंगल पी क्यू आर इस ट्राइंगल के, इस छोटे वाले ट्राइंगल के और इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बीच में, एरिया के बीच में क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। क्लियर बच्चों, तो चलिए करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पीएसटी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसटी एंड ट्राइंगल पीक्यू आर। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीएसटी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर फाइंड करना है। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर में, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल पीएसटी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में, इन ट्रायंगल पीएसटी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीएसटी, आप देखेंगे ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर में जो एंगल पीएसटी है वो एंगल पीक्यूआर के इक्वल होगा, एंगल पीएसटी, कौन सा, एंगल पीएसटी, ये एंगल एंगल पीक्यूआर के इक्वल होगा, हमारा जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो इसलिए जो हमारा एंगल पीएसटी होगा वो इक्वल होगा एंगल पीक्यूआर के। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पीएसटी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, लिख लेते हैं एंगल पीएसटी इक्वल्स टू एंगल पीक्यूआर। क्यों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों कौन से एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होता है। क्लियर बच्चों? अब आगे देखेंगे कि एंगल पी जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये जो है, ये जो एंगल पी है वो एंगल पी हमारा ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल हमारा ये वाला है, और सेकंड ट्राइंगल ये पूरा हमारा, दूसरा ट्राइंगल ये पूरा ये वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, कह रहा है कि देखिए इस वाले देखो देखो जो मतलब इस वाले ट्राइंगल के लिए जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के लिए जो हमारा ये एस है वो बड़े वाले ट्राइंगल के क्यू वाले साइड से इक्वल होगा। क्लियर है? सेकंड चीज कह रहा है, सेकंड चीज कह रहा है कि जो ये पी है, पी ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन कॉमन एंगल है, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन एंगल है या नहीं है? एंगल पी जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आएगा, इसलिए दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो क्या होगा, एंगल पी इक्वल्स हो जाएगा एंगल पी के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों में, दोनों के लिए ही ये कॉमन एंगल है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। इसलिए जब ये दो चीजें इक्वल हो गई तो इसी प्रकार हमारा जो ये ट्राइंगल पी एस टी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। जब हमारे दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल कौन सा था, पी एस टी, जो हमारा ट्राइंगल पी एस टी है वो इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ट्राइंगल पी एस टी इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी के द्वारा क्या है, हमारा ट्राइंगल पीएसटी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल पीएसटी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हम थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में भी इक्वल होते हैं। जब किसी भी दो ट्राइंगल से एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो वो किसके सिमिलरिटी के द्वारा आता है, बाई एस सिमिलरिटी, सॉरी बाई ए सिमिलरिटी। तो बाई ए सिमिलरिटी के द्वारा ट्राइंगल पीएसटी इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर बच्चों? तब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे इक्वल्स हो चुके हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो चुके हैं, हम इतना प्रूव कर चुके हैं। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था। किसका? इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है। हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करने के लिए, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के क्या फाइंड करने हैं, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो क्या करने के लिए, दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया हो गए, दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा उनको आपस में डिवाइड करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में भाग देंगे तो हमको इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी टी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी है, ट्राइंगल पी एस टी का जो एरिया होगा वो पी टी स्क्वायर के बराबर होगा, और जो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया होगा वो पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? इसलिए चलिए फिर आगे देखते हैं। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं इतना केस करके। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी टी स्क्वायर को तो हम पी टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पी टी स्क्वायर को हम पी टी स्क्वायर लिखेंगे, और जो हमारा पी आर स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी टी प्लस पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पी टी प्लस पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी आर स्क्वायर को, जो हमारा पी आर स्क्वायर था उसको हम पी टी प्लस पी आर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा पी टी की वैल्यू क्या थी, टू थी, पी टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टू थी, पी टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टू थी, पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू का स्क्वायर अपॉन पी टी की वैल्यू प्लस टी आर मतलब टू प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो फोर अपॉन क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फोर अपॉन 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर अपॉन 36 को अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 हो जाएगा, मतलब कि 1:9। तो हमारा रेशियो क्या आ चुका है, हमारा 1:9 आ चुका है। ठीक है, हमारा जो पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी और ट्राइंगल पी क्यू आर के बीच में रेशियो क्या आ चुका है, 1:9 आ चुका है। ये क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर ट्राइंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। दिए हुए फिगर में जो हमारा ट्राइंगल ए एच के है, हमारा ट्राइंगल जो ए एच के है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर ए के इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, अगर ए के इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, अगर ए के की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो और बी सी की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर हो और एच के की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो, तो हमें ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों? तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा ट्राइंगल, सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिया गया है जो हमारा ट्राइंगल ए एच के है, जो हमारा ट्राइंगल ए एच के है वो सिमिलर है इस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ए एच के सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है,
ए एच के सिमिलर है ए बी सी के। जब ट्राइंगल ए एच के ए बी सी के सिमिलर होगा तो क्या ए के अपॉन ए सी इक्वल होगा एच के अपॉन बी सी के? तो क्या ए के अपॉन ए सी इक्वल होगा एच के अपॉन बी सी के? देखिए ए के अपॉन ए सी मतलब ए के अपॉन ए सी, ए के अपॉन ए सी, क्या ए के अपॉन ए सी इक्वल होगा एच के अपॉन बी सी के? बिल्कुल होगा। जब जो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं और उनकी हाइट्स दी गई होती है तो वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए के अपॉन ए सी इक्वल्स होगा एच के अपॉन बी सी के। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहाँ से सिंपली, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? ए सी की फाइंड करनी थी। वैल्यू हमें ए सी की फाइंड करनी है। ए सी को इधर लेने देते हैं और बाकी सबको अपोजिट साइड लेकर जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए सी इक्वल्स टू एच के अपॉन बी सी इंटू ए के। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए के अपॉन एच के। इसको अब आगे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? तो ए सी इक्वल्स टू, हमारे देखिए बी सी की वैल्यू क्या दी है? तो बी सी की वैल्यू दी है 3.5 इंटू ए के की वैल्यू क्या दी हुई है? तो ए के की वैल्यू दी हुई है 10 अपॉन एच के की वैल्यू क्या दी गई है? तो एच के की वैल्यू 7 दी गई है। तो ए सी इक्वल्स टू 3.5 का 10 इंटू करेंगे 35 हो जाएगा अपॉन 7 और 7 5 है 35। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्लियर है बच्चों? इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 3x इज इक्वल्स टू cosec थीटा, अगर 3x इज इक्वल्स टू cosec थीटा हो और 3/x इज इक्वल्स टू cot थीटा हो तो 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर? तो चलिए कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि 3x इक्वल्स टू cosec थीटा, 3x इक्वल्स टू cosec थीटा दिया गया है और क्या दिया गया है 3/x इक्वल्स टू cot थीटा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दी गई हैं, 3x इक्वल्स टू cosec थीटा और 3/x इक्वल्स टू cot थीटा। ये दो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं। अब हमें पता है, हमें एक फॉर्मूला के थ्रू पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हमें पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हम ये पहले से पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए cosec थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 3x। क्या दी गई है? 3x। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cosec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो क्या हम इसे 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और cot थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 3/x। तो क्या हम इसे 3/x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 है, इसे 1 भी लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 3x को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? इतना हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 9x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स 1 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करें? अगर 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा? x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स 1। अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा इतना बचेगा बिल्कुल। अब अगर हम 1 को उधर लेते जाएँ, मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 इतना आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या देखना है? हमें देखना है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो 3 को तो हम 3 ही रखेंगे मल्टीप्लाई, और x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या आई है? 1/9 आई है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/9 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/9 आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बहुत ईजी था, बहुत ही सिंपल है, तो कर लीजिए बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ p 2, p is the midpoint of the line segment joining the points a 6, -5 and b -2, 11 find the value of p। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, 11। क्लियर है? ये दिया गया है और कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो है P। इसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों? P। और इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं 2, P। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, P। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और P के जो हमारा मिड पॉइंट P है उसमें P के जो हमारा मिड पॉइंट P है उसमें हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब कि इस P की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे क्या होगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन समझ में आना क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, और उन दोनों की
ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x और -5, और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -2 और 11, और इसका मिडिल पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है p है, और p के 2 और p दो कोऑर्डिनेट्स हैं और p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपली p की वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिडिल पॉइंट फाइंड करने की, लाइन सेगमेंट पे प्रेजेंट मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू x1 प्लस y2 बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। चैप्टर पढ़ते टाइम आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, x और y के वैल्यू पट करते हैं, x और y की वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 6 है, x2 की वैल्यू क्या है -2, 6 प्लस इन ब्रैकेट -2 बाई 2। क्लियर है, नेक्स्ट y1 की वैल्यू क्या है -5 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 11 है बाई 2। क्लियर है, अब आगे से हम सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस -2 बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -5 और प्लस 11, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बाई 2। क्लियर बच्चों, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 बाई 2, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 3 6 3, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या आया, तो हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या आया, x का कोऑर्डिनेट आया 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या आया, तो y की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्लियर है, बट लेकिन जो हमारे मिड पॉइंट्स की वैल्यूज दी गई हैं वो क्या दी गई हैं, बट जो हमारी मिड पॉइंट्स की वैल्यूज दी गई हैं वो क्या दी गई हैं 2, p, क्या दी गई है 2, p, लेकिन हमारी वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 2, 3 आई है। तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू सिंपली p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ से हम p की वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ से सिंपली p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। ठीक है, देखिए x कोऑर्डिनेट्स हमारा सेम आ गया है, p की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, p की वैल्यू हमारी 3 आ गई है, तो p इक्वल्स टू 3 इज आवर आंसर। क्लियर कर दीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ a 1, 2, B 4, 3 and C 6, are the three vertices of a parallelogram ABCD. Find the coordinates of the fourth vertex P. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इस पैरेललोग्राम के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं A, B और C। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है 1, 2, B की 4, 3 और C की 6, 6। ठीक है, और कह रहा है फोर्थ जो हमारा वर्टेक्स है, जो हमारा फोर्थ वर्टेक्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें A और B की मान निकालने हैं, A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है कि A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है तो हमें जो हमारा मिड पॉइंट है, जो हमारे इस पैरेललोग्राम की मिड पॉइंट M है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स है। ठीक है, पहला डायगोनल ये है, पहला डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स है AC और BD। क्लियर है, दो डायगोनल्स है, अब दो डायगोनल्स हैं तो हमें एक एक करके पहले हमें AC के मिड पॉइंट M और ये दोनों ही डायगोनल्स का M जो है, ये AC और BD दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। क्लियर है, तो सबसे पहले हमें AC डायगोनल का मिड पॉइंट M फाइंड करना होगा, जो कि हम x1, x2, y1, y2 से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें BD डायगोनल का फाइंड करना होगा, जो कि 4 और A मतलब x1, x2 और y1, y2 से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, और सिंपली जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी उसको हम इसके मिड पॉइंट के वैल्यू से कंपेरिजन करके A और B की मान निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, सेम उसी फॉर्मूला से उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके फिर से हम डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम AC डायगोनल के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन AC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M ऑफ लाइन AC। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M ऑफ लाइन AC, लाइन AC के मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट पहले हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 और x2 की 6, 1 प्लस 6 बाई 2, y2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की क्या है 6, तो 2 प्लस 6 बाई 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 बाई 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 2 कितना होता है, 6 और 2 8 होता है और 2 4 8 4। ठीक है,
तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ गई 7/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो देखिए जो हमारा AC डायगोनल है, कौन हमारा जो AC डायगोनल है, AC डायगोनल के लिए मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं 7/2, 4, 7/2, 4 आ चुके हैं। ठीक है, अब हम BD डायगोनल के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है अब हम BD डायगोनल के लिए फाइंड करेंगे सेम थिंग। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M ऑफ लाइन BD। ठीक है, ऑफ लाइन BD। अब हम BD लाइन के कोऑर्डिनेट M के लिए क्या मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, M इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्लियर है, x1 x2 की वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है ये, x2 की वैल्यू क्या है ये, y1 की वैल्यू क्या है ये, y2 की वैल्यू क्या है ये। ठीक है, वैल्यूज पढ़ करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस a/2, देन y1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस b/2। क्लियर है, अब इससे आगे सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर है, तो देखिए हमारा जो यहाँ पे है ये डायगोनल, जो हमारा सेकंड डायगोनल है BD, सेकंड डायगोनल हमारा क्या है BD डायगोनल के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट M है उसकी वैल्यू क्या आई है 4 प्लस a/2 और सेकंड क्या आई है 3 प्लस b/2, ये आई है। क्लियर है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे AC डायगोनल की वैल्यू आई है, जो AC डायगोनल के मिड पॉइंट की वैल्यू आई है 7/2 और 4, इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेरिजन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट से x, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारे x की वैल्यू है, और ये हमारी किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है, ये भी हमारे x की वैल्यू है और ये हमारे y की वैल्यू है। ओके, अब हम x को कंपेरिजन करेंगे 7/2 से, पट कर देंगे 4 प्लस a/2 इक्वल्स टू 7/2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हम इसे कंपेयर करेंगे मतलब 3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 4 करेंगे, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे कर लेते हैं। इसे हमें याद रखना होगा कि हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी AC डायगोनल के लिए 7/2 और 4 आई थी। क्लियर है, अब इसे मैं इरेज करता हूँ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके आगे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो 4 प्लस a/2 इज इक्वल्स टू कितना था हमारा 7/2 था। ठीक है, 7/2 था। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, a इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 कितना बचा 3 बचा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सेम एज अब हम सेकंड के लिए करेंगे 3 प्लस b/2 इक्वल्स टू कितना आ रहा था हमारा 4। ठीक है, 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2 हमारे इधर जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 4 टू 8, b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो b इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, a इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ चुका है 3 और b इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 5। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, 5। क्लियर है, दिस इज आवर आंसर। a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू क्या होगी 5 और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए frustum of a cone is 4 cm and the perimeters of its circular ends are 18 cm and 6 cm. To find the curved surface area of the frustum. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कुलर एंड, जो फर्स्ट सर्कुलर एंड का पेरीमीटर है वो कितना है, वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट सर्कुलर एंड का जो हमारा पेरीमीटर है वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है, और सेकंड सर्कुलर एंड का जो सेकंड सर्कुलर एंड है उसका जो पेरीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। पहले देखिए हमारे पास दिया गया है पेरीमीटर, हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कुलर एंड, पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कुलर एंड, पहले सर्कुलर एंड का पेरीमीटर जो दिया गया वो दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ द सेकंड सर्कुलर एंड, जो सेकंड सर्कुलर एंड का पेरीमीटर दिया गया है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट में l। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कर्व
सरफेस एरिया, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। और जो हमारे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद L, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद L, ठीक है। अब अगर इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2, पाई R1 प्लस पाई R2 ब्रैकेट के बाहर L, पाई R1 प्लस पाई R2 ब्रैकेट के बाहर L हो जाएगा। फिर बच्चों अब अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2 बाई L। हमने क्या किया, हमने देखिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 और देखिए जो हमारा ये 2 है इसके नीचे आ जाएगा L/2, क्लियर है, L/2, क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा 2 पाई R1 और 2 पाई R2 ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कुलर एंड, पेरीमीटर जो 2 पाई R1 है ये फर्स्ट सर्कुलर एंड का पेरीमीटर है और 2 पाई R2 जो है वो सेकंड सर्कुलर एंड का पेरीमीटर है, क्लियर है। अब इसका सिंपली हम वैल्यू पट कर देंगे। 2 पाई R1 की वैल्यू क्या है 18, 2 पाई R2 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, 18 प्लस 6। और हमारी L की वैल्यू क्या है, हमारी L मतलब हाइट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4/2, ठीक है। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 18 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 24 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4 और 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, ठीक है, 24 2 जा क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल था, सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 52 कार्ड के बंडल में से रैंडमली कार्ड्स को पिक किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड फेस कार्ड्स आने की। 52 कार्ड के बंडल में से रैंडमली कार्ड्स पिक किए जाते हैं, तो रेड फेस कार्ड्स आने की, रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब में से ये सबसे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो कार्ड्स का बंडल होता है उसमें 4 स्वीट्स होते हैं। 4 स्वीट्स होते हैं कौन कौन से, क्लब, डायमंड, हर्ट और स्पेड्स, क्लब, डायमंड, हर्ट और स्पेड्स, जिसमें से क्लब और स्पेड जो होता है वो टोटल ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। और जो डायमंड और जो हर्ट होता है वो रेड कलर में होता है। हमारा डायमंड और हर्ट किस कलर में होता है, रेड कलर में होता है, क्लियर बच्चों। और सबकी संख्याएं क्या होती है 13 13 होती है, सबकी नंबर्स क्या होते हैं 13 ये भी होता है, 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 ठीक है। तो इन दोनों का तो काम है नहीं, क्यों, क्योंकि क्या बात हो रही है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड की बात करनी है तो ब्लैक वाले को तो हम पहले ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब रेड कौन होता है, डायमंड और हर्ट, ठीक है, 13 डायमंड 13 हर्ट, ठीक है। तो रेड कलर के टोटल कितने कार्ड्स होंगे 26, रेड कलर के टोटल कितने कार्ड्स होंगे 26, ठीक है, 26 रेड कलर के टोटल कार्ड्स होंगे। अब फेस कार्ड पूछ रहा है, तो फेस कार्ड किसे कहते हैं, किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहा जाता है। किसको, किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहा जाता है। तो डायमंड्स में कितने किंग, क्वीन और जैक होते हैं, 3 होते हैं, मतलब एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, 3 हो गए। हर्ट में कितने किंग, क्वीन, जैक होंगे, तो एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। तो फेस कार्ड की संख्या क्या हो जाएगी, इधर देख लीजिए, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास 6। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड की संख्या क्या होगी 6, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हो गए 3 और 3 6, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 52 होते हैं, ठीक है, टोटल, और कितने होते हैं फेस कार्ड 6 होते हैं, ठीक है, 6/52, 6/, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, क्या हो जाएगी 3/26 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड फेस कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/26, और ये हमारा आंसर नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 3x + 12 आर √3 and -√3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के, हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है इसके 2 जीरो दिए हुए हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके 2 जीरो दिए हुए हैं, पहला जीरो है √3 और दूसरा जीरो है -√3। तो इसका तीसरा जीरो फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इसका तीसरा जीरो फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, देखिए फाइंड कर लेते हैं तीसरा जीरो। हमारा पहला जीरो दिया गया है और दूसरा जीरो दिया गया है, हमें तीसरा जीरो फाइंड करना है। फर्स्ट जीरो जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं, तो हमारे पास अल्फा दिया गया है, अल्फा की वैल्यू √3 दी गई है, ओके। सेकंड जीरो जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं,
उसकी वैल्यू हमें दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है -√3। थर्ड जीरो जिसे हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, गामा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, बीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अल्फा की वैल्यू है √3 प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -√3 प्लस गामा फाइंड करना है इक्वल्स टू -b। यहाँ से हम b की वैल्यू देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारी, -4 है, तो माइनस और -4। a की वैल्यू क्या है, तो 1 है, 1। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना सिंपली। देखिए क्या हो जाएगा, √3 प्लस माइनस -√3 प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/1। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, 4। और यही हमारा क्या है बच्चों, यही हमारा आंसर है। ओके, बहुत ईजी था, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, वो जनरल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, वो जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये होती है। और क्या होती है, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये क्या है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। क्लियर है। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें यहाँ से, अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करें तो हमारा क्या आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2, b1 की हमारी वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी 3, और c1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी c1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 7। ओके, अब अगर हम a2 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, हमारी जो a2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी k-1। जो हमारी b2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो हमारी जो b2 की वैल्यू है वो हो जाएगी k+2, और जो हमारी c2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3k। ये बच्चों, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कंपैरिजन करके इन सारे की वैल्यूज निकाली। ठीक है, क्या की, इन सारे की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशंस। इनफिनाइट सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है, मतलब किसी भी संख्या के इनफिनाइट सॉल्यूशंस होने की कुछ कंडीशन होती है। किसी भी इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होने की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है, तो देख लेते हैं। कंडीशन फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होने की कंडीशन क्या है, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होने की कंडीशन होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इनफिनाइट सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो किसी भी इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशंस होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होती है। ये बच्चों, अब सिंपली हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। हमारी a1 की वैल्यू क्या है, तो देखिए a1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, जो हमारी a2 की वैल्यू है वो a2 की वैल्यू क्या है, k-1 है। देन b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है, k+2 है। ठीक है, देन c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू 7 है। देन c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू 3 है। क्लियर बच्चों, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली सबका एक वैल्यूज पट कर दी। क्या कर दिया, सबकी हमने वैल्यू पट कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, तीनों जो वैल्यूज है आपस में इक्वल है। ठीक है, आपस में इक्वल, इनमें से कुछ किसी भी दो को लेकर, इनमें से हम किसी भी दो को लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी दो को लेकर हम k का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज जैसे हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, 2/k-1 इक्वल्स टू 3/k+2। हमने इन दोनों को ले लिया। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 3k-1 अपॉन k+2, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मैं इरेज करता हूँ, इतना आप कर लीजिए, तो इधर का मैं इरेज करता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए 24 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2k+2 इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट k-1, ये हो जाएगा।
अंदर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k + 4 = 3k - 3, ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यूज को लाते हैं, ठीक है। तो इधर लाएंगे 4 + 3 = 3, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 3k - 2k, ठीक है। 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 = k, 7 = k। ये हमारी क्या आ चुकी है, ये हमारी k की वैल्यू आ चुकी है। k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7, और यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। सिंपली हमने क्या किया, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने 3 को इधर लाया, 3 को इधर लाया तो 3 आ जाएगा प्लस में, 4 + 3 हो जाएगा, और 2k को इधर लेंगे तो 3k - 2k हो जाएगा। 4 + 3 7 हो जाएगा, 3k में से 2k गया, क्या बचेगा k बचेगा। क्लियर बच्चों, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, यही हमारे आंसर, ठीक है। कर दीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ एन एपी मतलब पहले मैं बता चुका हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या हो 2 हो, लास्ट टर्म क्या हो 29 हो, और सम ऑफ द टर्म क्या हो 155 हो, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या पैरेलल सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट टर्म मतलब कि ए, फर्स्ट टर्म क्या हो 2 हो, लास्ट टर्म मतलब कि एल, लास्ट टर्म क्या हो 29 हो, ठीक है। और क्या कह रहा है सम ऑफ द टर्म्स मतलब कि एस क्या हो, सम ऑफ द टर्म्स क्या हो 155 हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 हो, लास्ट टर्म 29 एंड सम ऑफ टर्म्स 155 हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ए बी द लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट ए बी द नंबर ऑफ टर्म्स एंड बी द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हमने क्या माना, हमने माना कि जो लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या हो कॉमन डिफरेंस हो तब। देखिए बच्चों एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है s = n/2 इन ब्रैकेट a + l। फॉर्मूला क्या होता है s = n/2 इन ब्रैकेट a + l। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s = n/2 इन ब्रैकेट l a + l। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किस लिए, सम ऑफ टर्म्स के लिए, क्लियर है। अब हम वैल्यू पढ़ करेंगे, सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू दी है 155, ठीक है। एन यहाँ से हमको फाइंड करना है 2, इन ब्रैकेट ए की वैल्यू दी गई है 2 + 29, क्लियर है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 155 = n/2 है, ठीक है, और 29 + 2 क्या हो जाएगा n/2, और 29 और 2 क्या हो जाएगा 31, 29 और 2 क्या हो जाएगा 31। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 155 × 2 = 31 n, ये हो जाएगा। अब 155 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा = 31 n। अब अगर n की वैल्यू फाइंड करें तो 310/31 = n, क्लियर बच्चों, 310/31 = n हो जाएगा, क्लियर। अब इसे आगे अगर सॉल्व करें सिंपली 31 बन जाए 31 एंड 31 10 जाए = 310, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आ चुकी है 10 आ चुकी है, क्लियर। अब हम अपना सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है l = a + n - 1 d, l = a + इन ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट 1 d। ये हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है l = a + इन ब्रैकेट n - 1 d, ठीक है। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास l की वैल्यू दी गई है 29, l की वैल्यू दी गई है 29, ठीक है। a की वैल्यू भी हमें पता है 2, ठीक है, प्लस हमें n की वैल्यू पता चल चुकी है 10 - 1 ब्रैकेट 1 d, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 29 = 2 + 10 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 90, ठीक है। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आया था हमारा 29 = 2 + 9 d आया था, कितना आया था 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 29 - 2 = 90 हो जाएगा बच्चों। अब 29 में से 2 जाएगा तो 27 हो जाएगा = 90। अब 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 27/9 = d, 9 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 9 × 9 9 × 27, 3 = d। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है d, मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ चुका है d। क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, पहले ही हम मान चुके हैं d क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। यही हमारा क्या है आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द साइड ऑफ a parallelogram touch a circle so that the parallelogram is a rhombus। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स किसी सर्कल को टच करें तो प्रूफ कीजिए कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स किसी सर्कल को टच करें तो प्रूव कीजिए कि ये पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो लेट द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी टच द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एस। लेट द साइड, सबसे पहले हम इसको चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट लेट द लेट द साइड ऑफ पैरेललोग्राम let the side of parallelogram ABCD touch the ABCD touch the circle at point P Q R S P Q R S। ठीक है, हमने क्या माना, हमने मान लिया कि लेट द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD की कोई पैरेललोग्राम है A B C D। ठीक है, टच द सर्कल एट पॉइंट, वो सर्कल को टच करता है किस किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे और S पॉइंट पे क्या करता है, सर्कल को टच करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू AS। क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स हो जाएगा AS के। AP किसके इक्वल्स हो जाएगा, AP इक्वल्स हो जाएगा AS के एंड PB इक्वल्स टू BQ एंड PB इक्वल्स टू BQ, PB इक्वल्स हो जाएगा BQ के, PB इक्वल्स हो जाएगा BQ के। ओके, एंड CR इक्वल्स टू CQ एंड DR इक्वल्स टू DS। ओके, तो देखिए अगर ये कंडीशन होगी तो AP जो हमारा होगा कौन, AP, ये AP इक्वल्स हो जाएगा AS के। ठीक है, PB इक्वल्स हो जाएगा BQ के। ठीक है, CQ इक्वल हो जाएगा QR के। ठीक है, और जो हमारा DS है वो इक्वल हो जाएगा DR के। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एंगल से क्या है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम, क्योंकि ये जो है जो हमारा AP और AS है ये क्या है, क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए के टेंजेंट एंगल से। ठीक है, और ये क्या है, सेम एज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, सेम एज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, सेम एज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। कितना क्लियर बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। क्लियर, क्लियर। AP हो जाएगा इक्वल हो जाएगा AS के, PB इक्वल हो जाएगा BQ के, CR इक्वल हो जाएगा CQ के और DR इक्वल हो जाएगा DS के। ठीक है, अब अगर हम इन चारों को ऐड करें, ठीक है, अब अगर क्या करें, हम इन चारों को ऐड करें, मैं इधर साइड में करता हूँ। अब अगर हम इन चारों को ऐड करें, ठीक है, बाई एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको एक इक्वेशन मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन थर्ड और इसे इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड सॉरी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर हम इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये हो जाएगा, इनको जब हम आपस में प्लस करेंगे ये हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए आगे, अब इसमें क्या कर सकते हैं, AP प्लस PB को एक साथ कर सकते हैं और प्लस CR प्लस DR को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और इधर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड साइड में क्या कर सकते हैं, सेकंड साइड में कर सकते हैं AS प्लस DS को एक साथ कर सकते हैं और प्लस क्या कर सकते हैं, BQ प्लस CQ को एक साथ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर इरेज करके सॉल्व करता हूँ, उधर आपको कम समझ में आ रहा हो। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ, इधर मैं सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों मैंने क्या कहा, फिर से मैं वापस करता हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जब हमने चारों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारा क्या बना, हमारा बना AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये हमारा बना। जब हमने चारों इक्वेशन को ऐड किया तो क्या बना, हमारा ये बना। ठीक है, अब अगर हम दो को साथ में ले लें, जैसे इधर हम क्या करते हैं, AP प्लस BP हमने साथ में ले लिया, प्लस इधर हम CR प्लस DR साथ में ले लें। ठीक है, इधर क्या ले लें, AS प्लस DS, इन दोनों को साथ में ले लें और प्लस क्या कर लें, BQ प्लस CQ को साथ में ले लें। तब यहाँ से आप देख सकते हैं AP प्लस BP, AP, ठीक है, AP प्लस BP, इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, AB बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते AP प्लस BP, अब पूरे को क्या बोलेंगे, AB। ठीक है, AB बोल सकते हैं, प्लस CR प्लस DR, आप देख सकते हैं CR प्लस DR, इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, DC बोल सकते हैं, AS प्लस DS, इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, AD बोल सकते हैं, प्लस BQ प्लस CQ, पूरे को क्या बोल सकते हैं, BC बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है।
अब देखिए आगे, देखिए अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी, ठीक है, ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस ए डी। क्यों क्यों ऐसा हमने क्यों किया, हमने ये क्यों किया, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। क्योंकि पैरेललोग्राम की, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए हमने किया। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, टू ए बी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, और इसे क्या कह सकते हैं, टू ए डी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आगे मैं इधर करता हूँ, इसके आगे मैं इधर करता हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो गया कि ए बी इक्वल्स है किसके, ए डी के, ए बी किसके इक्वल्स है, ए डी के, ए बी किसके इक्वल्स हो गया, ए डी के इक्वल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल हो गया, ए डी के, ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, ए डी के, ए बी किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल हो गया। और पहले से हमको पता है कि ए बी जो था वो सी डी के भी इक्वल था और ए डी बी सी के इक्वल था। पहले से हमको क्या पता है, ए बी सी डी के इक्वल था और बी सी जो था वो ए डी के इक्वल था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा पता चलता है कि हमारी ये चारों जो साइड्स हैं वो क्या इक्वल हो चुके हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। हमारे जो ये चारों साइड्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, चारों साइड क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब चारों साइड इक्वल हो चुके हैं तो हैंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज रॉम्बस, ठीक है, प्रूव, ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल किए बिना दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cosec थीटा होता है। ठीक है, इनटू cosec थीटा। ओके, माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, इनटू cot थीटा। ओके, प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। ओके, अपॉन 3 tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई tan 63 डिग्री। ओके, अब देखिए cosec थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस cot थीटा इंटू cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये रहा चुकना। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 65 लिख सकते हैं 90 माइनस 25। ठीक है, cos स्क्वायर 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। क्लियर है, नीचे 3 tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए tan 63 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इन ब्रैकेट 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा, इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, ठीक है, ये था हमारा क्या, cosec स्क्वायर थीटा, माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, 25 डिग्री। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है, sin स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot 27 डिग्री। क्लियर, इसे भी ले सकते हैं। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर बच्चों, और 3 tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर,
क्योंकि tan थीटा और cos tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया tan cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 + 1 अपॉन 3 इंटू 1। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 और 3 बन जाएगा 3, क्या आ गया 2/3। कितना आ गया, कितना आ गया 2/3 आ गया। और यही हमारा क्या है आंसर है। सिंपल था, बहुत सिंपल था। यहाँ से क्या हो, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी बंद कर सकते थे, लेकिन हमने नीचे नीचे वाले स्टेप में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना पता रखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 2 और 3 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर सिंपल था। नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रूव दैट 2 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर। प्रूव करना है कि 2 - 3√5 एक रेशनल नंबर है। ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अभी बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, मैंने क्लास लेते टाइम बताया है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। तो फिर से देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास विधि। क्या बोलते हैं, विरोधाभास विधि। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, तो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हमें जो प्रूफ करना होता है, हमें जो प्रूफ करना होता है, हम नंबर को ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं। हम नंबर को उसका ठीक उल्टा मान लेते हैं और उसे गलत प्रूफ कर देते हैं। तो गलत प्रूफ कर देते हो तो अपने आप पता चल जाता है कि जो दिया हुआ है वो सही है। क्लियर है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखिए भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें प्रूफ क्या करना था कि 2 - 3√5 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हम क्या मान लेंगे कि 2 - 3√5 एक रेशनल नंबर है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेट्स सपोज लेट्स सपोज 2 - 3√5 2 - 3√5 is a rational number, is a rational number. ओके, हमने मान लिया। ओके, अब जब 2 - 3√5 एक रेशनल नंबर है तो क्या हम 2 - 3√5 को a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 2 - 3√5 can be written in the form a by b where b is not equal to 0। ठीक है बच्चों, तो जब 2 - 3√5 एक रेशनल नंबर है तो 2 - 3√5 को हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो लिख लेते हैं 2 - 3√5 इक्वल्स टू a by b। ये a by b के इक्वल हुआ। क्लियर हुआ, क्लियर है। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखें, हम 2 को इधर लेके जाएंगे। जब हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3√5 इक्वल्स टू 2। देखिए इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा a by b -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3√5, क्या हो जाएगा -3√5। ठीक है, a by b अपॉन में 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो a - 2b क्या हो जाएगा a - 2b हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर बच्चों, a - 2b हमारा हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ से माइनस अगर हम हटाएं, अगर हम यहाँ से जो अपना माइनस है वो हटाएं तो क्या हो जाएगा 3√5। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अगर हटाएं तो क्या हो जाएगा 3√5 इक्वल्स टू a + 2b बाई b, a + 2b बाई b हो जाएगा। हो जाएगा, हमने यहाँ से माइनस हटाया तो ये माइनस इसमें चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। क्लियर, अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a + 2b बाई 3b हो जाएगा। a + 2b बाई 3b क्या हो जाएगा a + 2b बाई 3b, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं बच्चों की जो √5 होता है वो क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। जो √5 होता है वो क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, √5 जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और हमने प्रूफ क्या किया है, रेशनल नंबर प्रूफ किया है। ये जो हमारा है आया है, ये क्या है, रेशनल नंबर आया है। और √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है क्या, पहले देख लीजिए a + 2b अपॉन 3b इज अ rational number, is a rational number, but √5 is irrational, but √5 is irrational, and we know that rational is never equals to irrational,
and we know that rational is never equal to irrational. So our so our assumption our assumption is wrong. इस प्रकार हमने जो माना था वो गलत सिद्ध होता है and 2 minus 3 root 5 is a irrational number. इस प्रकार हमने जो माना था वो गलत सिद्ध होता है। 2 minus 3 root 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये मैं प्रूव कर रहा था और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। और ये बच्चों आंसर नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।